Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. 75 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी 2024 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस है, जिसमें से 75 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये हाफ पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द गिवन यीस्ट प्लाज्मिड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो यहाँ पे कुछ यीस्ट प्लाज्मिड दे रखे हैं और उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं। तो प्लाज्मिड यहाँ पे सबसे पहला जो प्लाज्मिड है, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। तो यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड की क्या स्पेसिफिसिटी है, इसमें 2 माइक्रोन सर्कुलर डीएनए होता है एंड इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होती है इसकी खुद की। और इसका स्पेसिफिक जो फंक्शन है दैट इज कैरीज 2 माइक्रोन डीएनए सीक्वेंस इन्फ्लुएंसिंग रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है एंड कैरी करता है 2 माइक्रोन सर्कुलर डीएनए सीक्वेंस। तो ये इसके बारे में हो गया यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड के बारे में। अगर नेक्स्ट देखें तो यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, इसके बारे में स्पेसिफिक फीचर है, इसमें कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं रहती है, ये एब्सेंट रहेगी। तो ये क्या होगा, तो इसमें रेप्लिकेशन खुद से नहीं हो पाएगा। अगर ये किसी क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट होता है, इंटीग्रेट होता है किसी क्रोमोसोम के साथ में, तो ये फिर यहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएगा। तो ये इनकॉर्पोरेशन किस तरह से होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की वजह से होगा। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ये किसी क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होता है, देन रेप्लिकेट कर पाता है। इसका जो मेन फीचर है ये है कि ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता है, लेकिन इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ये इसके बारे में है। अब जो नेक्स्ट है यीस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड। तो इसके नाम से पता चल रहा है यीस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड, इसमें स्पेसिफिक सेंट्रोमियर सीक्वेंस जिसको सेन सीक्वेंस बोलते हैं ये प्रेजेंट रहेगी। और इसका मेन फीचर है कि ये जो इसके अंदर सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रू क्रोमोसोम्स, ओरिजिनल क्रोमोसोम्स जो होता है उनकी तरह ही ये सेग्रीगेट करता है माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। माइटोसिस एंड म्यूसिस के टाइम ये ट्रू क्रोमोसोम की तरह सेग्रीगेट करेगा। तो इसका फंक्शन है, इट्स फंक्शन लाइक ए ट्रू क्रोमोसोम। तो ये है। लास्ट है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में पता है कि ये इसका मेन फीचर होता है कि ये लार्ज जो डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस उसको कैरी कर सकता है। जैसा कि हमें पता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में, इसका मेनली यूज होता है फॉर यूकैरियोटिक डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो इसके अंदर सेंट्रोमियर सीक्वेंस भी रहेगी, टीलोमियर सीक्वेंस भी रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा, सेंट्रोमियर है, टीलोमियर है, और साथ साथ में इसमें एआरसी सीक्वेंस रहती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, एआरएस सीक्वेंस बोलते हैं जिसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस। तो ये क्या करेगी, ये मेनली यीस्ट के अंदर एज ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तरह वर्क करती है ये वाली सीक्वेंस, ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। और इसमें लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स ये कैरी कर सकता है। और मेन स्पेसिफिक फीचर इसका यही है कि इसमें सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर प्रेजेंट रहेगा। तो इन सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे अब अगर इनके कैरेक्टर्स देखें तो इट फंक्शन एज ट्रू क्रोमोसोम एंड सेग्रीगेट ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये किसका फंक्शन हो गया, ये ट्रू क्रोमोसोम की तरह वर्क कर रहा था यहाँ पे सी वाला। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा सी, यहाँ पे सी में क्या आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड है इट कैरीज बोथ सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर सीक्वेंस। सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर दोनों सीक्वेंस किसमें है, इसमें डी वाले में, तो ये इसमें डी में आ जाएगा सेकेंड। थर्ड है इट कैरीज 2 माइक्रोन डीएनए सीक्वेंस इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड का। और फिर
इट अलाउज ट्रांसफॉर्मेशन बाय क्रॉसिंग ओवर एंड हैव नो रिप्लिकेशन ओरिजिन। तो ये ओरिजिन ओराई सीक्वेंस किसमें एब्सेंट है, इसके अंदर, तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यीस्ट के जो भी प्लाज्मिड्स हैं उनका फर्दर यहाँ क्लासिफिकेशन करके उनके बारे में डीप इंफॉर्मेशन पूछी है। अगर इनके बारे इनका जो मेन फीचर्स हमें पता है, जैसे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में पता है हमें कि उसमें टीलोमियर सेंट्रोमियर सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, तो इस तरह से एक दो के बारे में भी पता हो तो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। लेकिन ये काफी डीप क्वेश्चन है। अगेन ये इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता है तो ही ये सोल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ क्वेश्चंस काफी डीप और काफी टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CAE स्टैंड्स फॉर। तो CAE का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगेन वेरी डीप क्वेश्चन। कैपिलरी एडिशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, एडिशन नहीं होगा, कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसके अंदर एक सिंगल कैपिलरी का यूज करके एक वन टाइम में सिंगल सैंपल को सेपरेट किया जाता है और इसमें हाई रेजोल्यूशन दिखाई देता है। लेकिन कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस से थोड़ा सा अलग होता है। कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस में मल्टीपल सैंपल्स को एक साथ यूज कर सकते हैं और इसमें डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन तीनों को एक साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी ये स्पेशलिटी है, इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर मेनली यूज किया जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है और इसमें इसको डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और ये एक साथ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का सेपरेट कर सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल कैपिलरीज एक साथ प्रेजेंट रहती है। तो इसमें क्या होगा, देयर आर मल्टीपल कैपिलरीज आर प्रेजेंट। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से कितने डीप क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस हम ओनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेज के बारे में या फिर ऐसे सिंपल से हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी ये काफी और डीप क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हमें अच्छे से डीप नॉलेज होना जरूरी है। तो इसमें ओनली फुल फॉर्म पूछी है लेकिन इसके बारे में अदर जो डीप इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये भी पता होना चाहिए कि इसमें मल्टीपल कैपिलरीज का यूज किया जाता है और डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों को एक साथ सेपरेट किया जा सकता है और इसको डीएनए सीक्वेंसिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं मेनली। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिग्मी कोनिफर्स आर डिस्टिंक्टिव ऑफ। तो पिग्मी कोनिफर एक टाइप के कोनिफेरस ट्रीज हैं। अब ये अगेन इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इकोलॉजी में आप देख सकते हैं कितना डीप क्वेश्चन पूछा है। पिग्मी कोनिफर्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो पिनियन जूनिपर बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, चैपरल बायोम एंड डेजर्ट बायोम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये इक्वेटर वाले रीजन में रहता है, लाइक जिसमें अमेजोन फॉरेस्ट है और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं हमेशा। और इनकी जो कैनोपी है वो भी काफी डेंस होती है। चेपरल चेपरल बायोम जो है वो मेडिटेरेनियन बेसिन में, मेडिटेरेनियन बेसिन, तो ये कैलिफोर्निया और मेडिटेरेनियन बेसिन जो चिली और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये कुछ डेंस एवरग्रीन श्रब्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं और टफ लीव्स जो होती हैं इनकी। और डेजर्ट बायोम के बारे में हमें पता है कि ये काफी काफी ज्यादा एक्सट्रीमली एरिड जोन होता है। तो ये एरिड रीजन आ जाएगा जिसमें हमें पता है कि क्या प्रेजेंट रहेंगे, कौन सी वेजिटेशन यहाँ पे रह सकती है। सकुलेंट्स रह सकते हैं और इसके अलावा जीरोफाइट्स रह सकते हैं। तो इस टाइप की वेजिटेशन डेजर्ट बायो में मिलती है। थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, इस टाइप से।
तो पिग्मी कॉनिफर्स एक टाइप के स्मॉल जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं, ये काफी ड्वार्फ होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि साउथ वेस्ट यूएसए के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें मेनली जो यूएसए और मेक्सिको वाला पार्ट है उसमें ये प्रेजेंट रहेंगे, जिनको पिग्मी कॉनिफर्स बोला जाता है। तो ये शॉर्ट होते हैं और स्टंटेड इनकी ग्रोथ होती है, इसी वजह से इनको पिग्मी कॉनिफर्स बोला जाता है। और ये मेनली जो पिनियन पाइन जो पाइनस एड्यूलिस होता है और जूनिपर जूनिपेरस मोनोस्पर्मा जो होता है उसके लिए डोमिनेंट है। और इसकी वजह से इसको, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पिनॉन जूनिपर बायोम। और ये साउथ वेस्ट यूएसए के अंदर प्रेजेंट रहता है, और जो नदर्न मेक्सिको मेक्सिको है वहां पे प्रेजेंट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये काफी डीप क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है। अगर इसमें किसी को नॉलेज है इसके बारे में, बायोम्स के बारे में, जिसने अच्छे से पढ़ा है वही इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे फर्स्ट में टाइप ऑफ इंटरेक्शंस दे रखे हैं और उसके जनरल रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, तो उसका क्या है रिजल्ट होगा इंटरेक्शन का, उसके बारे में दे रखा है। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक जो इंटरेक्शंस होते हैं उनके बारे में है। प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में हमें पता है कि प्रोटो कोऑपरेशन क्या है, दो स्पीशीज के बीच में ऐसा इंटरेक्शंस जिसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। जरूरी नहीं कि इसमें मतलब एक स्पीशीज दूसरे के साथ हमेशा साथ में रहना जरूरी नहीं है। इसमें एक दूसरे से कुछ बेनिफिट लेंगे और वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो साथ में रहना इसमें कंपल्सरी नहीं है, मतलब ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे हनी भी पोलिनेट करती है नेक्टर को, फ्लावर्स को, और वो अपने पोलन्स वहां से कलेक्ट करके, तो इसमें हनी बी को भी पोलन्स कलेक्ट कर रही है तो उसको एक न्यूट्रिशन मिल रहा है, और पॉलिनेशन जो फ्लावर्स है उसका पॉलिनेशन हो रहा है, तो दोनों बेनिफिटेड है। लेकिन हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रहते, उसका जो जो भी बेनिफिट लिया और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सपेकर बर्ड्स होते हैं कुछ, जो टिक्स बफेलो की स्किन से टिक्स को खाते हैं, तो वो ऑक्सपेकर बर्ड्स और ईटिंग टिक्स फ्रॉम द बफेलो स्किन, ये भी एक एग्जांपल है प्रोटोकॉपरेशन का। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो इसमें भी दोनों स्पीशीज बेनिफिटेड होती है, लेकिन इसमें साथ में रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी बट दिस इज द ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, जिसमें दोनों ही स्पीशीज का साथ में रहना जरूरी है। लाइक इसका मेन जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं वो दैट इज लाइकेन, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों का ही म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। और इसके अलावा कुछ टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा या लाइक गट प्रोटोजोन जो टर्माइट्स के इसमें गट में रहते हैं, टर्माइट्स प्लस गट प्रोटोजोन्स जिसमें ट्राइकोनिम्फा वगैरह आ जाएंगे। तो ये भी एक म्यूचुअलिज्म का यहाँ पे एग्जांपल है। पैरासिटिज्म में एक तो बेनिफिटेड रहेगा, वन इज हार्म्ड, एक को नेगेटिव होगा और एक को पॉजिटिव, मतलब एक तो यहाँ पे बेनिफिटेड रहेगा पैरासाइट तो, और जो होस्ट रहेगा उसको यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो पैरासाइटिज्म के तो काफी सारे एग्जांपल्स है, लाइक मलेरिया सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो मलेरिया में, मलेरिया जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, वो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है। तो ये हो गया पैरासाइटिज्म का एग्जांपल। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक जो एनिमल है वो तो बेनिफिटेड रहेगा, लेकिन दूसरा यहाँ पे नॉट हेल्प नॉट हार्म्ड, तो नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो इसमें ना तो बेनिफिट होने वाला है ना ही उसको कोई हार्म होने वाला है। तो कमेंसलिज्म का जो एग्जांपल है, जैसे वेल के जो स्किन पे बार्निकल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कमेंसलिज्म का। इसके अलावा कुछ एपिफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं और टिप्स होते हैं, वो ट्री ब्रांचेस पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये भी, ये है एक एग्जांपल कमेंसलिज्म का। अब इसमें ऑप्शंस देखें, इनके फीचर्स देखें। तो ऑब्लिगेशन फॉर वन, अदर नॉट अफेक्टेड,
obligatory for one other deprived, and interaction favorable to both but not obligatory. तो ये इंटरेक्शन ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ, तो इसमें अब क्या है, इंटरेक्शन ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ, तो ये हो जाएगा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल। तो सेकंड सेकंड में डी होना चाहिए। और इंटरेक्शन फेवरेबल टू बोथ बट नॉट ऑब्लिगेटरी, तो इसमें ऑब्लिगेटरी रिलेशन नहीं है, तो ये प्रोटो कोऑपरेशन का एग्जांपल हो जाएगा फर्स्ट वाला। ऑब्लिगेटरी फॉर वन एंड अदर डिप्राइव्ड, तो यहाँ पे पैरासाइटिज्म में ऑब्लिगेटरी एक के लिए तो ऑब्लिगेटरी है क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अदर यहाँ पे डिप्राइव्ड हो जाएगा, तो ये पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। तो ये हो जाएगा थर्ड। एंड ऑब्लिगेशन फॉर वन एंड अदर नॉट अफेक्टेड, तो ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा क्योंकि इसमें एक तो अफेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे के लिए ये ऑब्लिगेटरी रिलेशन हो जाएगा क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें आंसर देखा जाए तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है सी, तो सी डी बी ए, सी डी बी ए, तो इसमें भी फर्स्ट वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है वैसे, इसमें प्रोटो कोऑपरेशन म्यूचुअलिज्म ये तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए सिचुएटेड इन, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है चेन्नई में। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसको स्टैब्लिश किया था 2003 के अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट बना था 2002 में, उसके अंडर इस जो एक तरह की ये एक रेगुलेटरी बॉडी जिसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बोला गया, ये इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो मेन फंक्शन है, मेन रोल जो है वो है रेगुलेट द बायोलॉजिकल एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कितना एक्सेस कर सकता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये इंश्योर करता है कि इसमें फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जितना भी बेनिफिट्स हो उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो। इसके अलावा ये इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस ये अथॉरिटी काम करती है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और बायोपायरेसी को रोकने के लिए। तो इस तरह से तो दिस इज अबाउट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जिसको 2003 में स्टेब्लिश किया गया था चेन्नई के अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो हो सकता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हायर अथॉरिटी या फिर हायर कोई भी इस तरह की बॉडीज हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये सारे क्वेश्चंस थे कुछ इकोलॉजी से रिलेटेड। आई होप दिस वीडियो एंड दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस टाइप के काफी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, एमपीपीएससी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो वो भी जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।